वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 25 जून और दिन है गुरुवार का। लेकिन साल 1975 में यह तारीख भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन बनी थी। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी यानी आपातकाल का ऐलान किया था। आज आपातकाल के ऐलान को 45 साल बीत गए हैं। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर हमलावर रहती है। बीजेपी ने आज एक वीडियो शेयर किया है। इसका टाइटल है 25 जून 1975 आपातकाल, लोकतंत्र का काला अध्याय। इसके साथ ही बीजेपी ने एक और ट्वीट किया। इसमें लिखा, कांग्रेस की काली करतूत और भारतीय लोकतंत्र के सबसे दुखद अध्याय 25 जून 1975 आपातकाल के विरोध में उठे हर स्वर का हृदय से वंदन। 25 जून का दिन आपातकाल की याद दिलाता है, लेकिन यह दिन देश के लिए काफी बड़ा भी है। दरअसल 25 जून 1983 का दिन भारतीय खेलों के इतिहास में कभी ना भूलने वाला दिन है। 37 साल पहले आज के ही दिन भारतीय टीम इंग्लैंड के लॉर्ड्स में क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन बनी थी। भारत ने फाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज पर 43 रनों से हैरतअंगेज जीत दर्ज की थी और पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने उम्मीदों के उलट चौंकाने वाला प्रदर्शन किया था। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज जैसी दिग्गज टीमों को धूल चटा दी थी। अब हम इतिहास के पन्नों से आगे निकलते हुए आज की खबरों की ओर चलते हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। खासकर 3 लोकेशंस गलवान घाटी, पेंगोंग शो और हॉट स्प्रिंग्स एरिया में। इस बीच चीन ने अब भारत के सामने एलएसी पर ही चौथा फ्रंट भी खोल दिया है। बताया जा रहा है कि चीनी सेना ने उत्तर में डेपसांग प्लेन्स के इलाके को पार कर लिया है। ये जगह कूटनीतिक तौर पर काफी अहम है, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप से इसकी दूरी महज 30 किलोमीटर ही है। माना जा रहा है कि चीन इसके जरिए एलएसी को विवादित जगह से पश्चिम की ओर ढकेलना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने डेपसांग प्लेन्स के वाई जंक्शन या बॉटलनेक एरिया में भारी संख्या में सेना तैनात कर दी है। इनमें जवानों के साथ भारी वाहन और विशेष सैन्य उपकरण भी शामिल हैं। बॉटलनेक डेपसांग प्लेन्स में वह छोटा सा दर्रा है, यहाँ दोनों तरफ पहाड़ियों की वजह से किसी वाहन का आना जाना भी मुश्किल है। अप्रैल 2013 में भी चीन ने इस जगह पर टेंट लगा लिए थे। आपको बता दें कि तब दोनों देशों की सेनाओं के बीच 3 हफ्ते तक आमना सामना जारी रहा था और राजनयिक स्तर पर हुई बातचीत के बाद ही दोनों सेनाएं वापस लौटी थी। वैसे बॉर्डर पर चीन के इरादे ठीक नहीं लग रहे। 15 और 16 जून की दरमियानी रात बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सेना के जिस टेंट को उखाड़ा था, वैसा ही स्ट्रक्चर अब दोबारा खड़ा कर दिया गया है। गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास टेंट जैसा स्ट्रक्चर होने की पुष्टि भारतीय सैनिकों ने की है। सैटेलाइट इमेज में भी यह स्ट्रक्चर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बता दें कि इसी पॉइंट पर कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए थे। उधर जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जबकि बाकी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। यहाँ 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। फिलहाल इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव की कोरोना किट विवादों से निकल नहीं पा रही है। दरअसल पतंजलि ने दावा किया था कि इससे कोरोना वायरस के मरीजों को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, लेकिन अब पता चला है कि पतंजलि ने ट्रायल के दौरान मरीजों को एलोपैथिक दवा दी थी। वहीं क्लिनिकल ट्रायल की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ही कोरोनिल को लॉन्च कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार का भी कहना है कि उसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कोरोना किट को किसी भी तरह की मंजूरी नहीं दी। कोरोना वायरस के मामलों के बीच सियासी गर्माहट काफी तेज है। दरअसल बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने किसानों के मुद्दे पर एनडीए से अलग होने की धमकी दी है। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मंत्री पद और गठबंधन हमारे लिए किसानों से बढ़कर नहीं है, हम कुर्बानी दे सकते हैं। डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर सुखबीर बादल ने कहा कि अगर पंजाब सरकार डीजल पर 10 रुपए कम करने को तैयार है तो वो पंजाब की सभी पार्टियों के साथ मिलकर टैक्स कम कराने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में धरना देने को पूरी तरह तैयार है। इस बीच दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उधर आईएमएफ का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना संकट की वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ में 4.5% की गिरावट आ सकती है। ये करीब 6 दशकों की सबसे बड़ी गिरावट होगी। आईएमएफ का कहना है कि पहली छमाही में अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का असर उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर है। आईएमएफ ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में ग्लोबल इकोनॉमी में 5.4% की बढ़त हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में मुंबई से ज्यादा कोरोना फैल चुका है।
राजधानी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि 2,365 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक दिल्ली में कोरोना के 70,390 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं मुंबई में 69,528 केस अब तक सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,788 नए मामले सामने आए और 64 मरीजों की मौत हुई। वहीं एक्टिव केस 26,588 बताए जा रहे हैं, जबकि होम आइसोलेशन में 14,844 लोग हैं। दिल्ली में अब तक 41,437 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। मुंबई की बात की जाए तो यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 69,528 है, लेकिन दिल्ली से ज्यादा मौतें मुंबई में हुई हैं। मुंबई में कोरोना से अब तक 3,964 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 16,922 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस बीच 418 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि भारत में अब संक्रमितों की संख्या 4,73,105 हो गई है। इनमें 1,86,514 एक्टिव केस हैं और 2,71,697 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड-19 से अब तक कुल 14,894 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर पूरी दुनिया में अब तक 95,31,810 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पूरी दुनिया में अब तक 4,85,120 लोगों की मौत हुई है। अब तक 51,78,969 लोग ठीक हुए हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।